Welcome, students. Hope you all are fine and happy right now. Let's start our today's class. And the topic that I have chosen for today's class is the Bryophyta. In our last class, we have studied about algae and its different classification. And I hope you understood the topic very well. Now let's try to understand this topic. Bryophytes, as you have seen that the all algae has comes from mostly lives into the water, means they are aquatic in nature. Their main habitat is aquatic. With the help of water, they not only they find the food but also do their reproduction. But Bryophyta are called the amphibians of the plant kingdom. Amphibian means half of the life of Bryophyta is expended on the surface of land, and half of the life they live into the water. So there must be something which help them on the land and inside the water. What is it? In water they go for their reproduction, and on land they move to do their photosynthesis. So hope you understand these things. Let's start our learning line by line of this book. Okay, NCERT book. So Bryophyta include the various mosses and liveworts. First of all, I'd like to say you to bring out all your copies, pen, pencils and all to note down the questions regarding the things that I am going to teach over here. Okay, so I am giving you 10 second time to bring it out. Hope everyone has bought. Now start our journey. So what kind of plant is mainly included in Bryophyta? Which kind of plant? Note down the question. Which kind of plant are included? Which kind of plants are included in Bryophyta? Bryophyta में किस तरह के प्लांट को इंक्लूड किया गया है? सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा दो तरह के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है, मेनली द मॉसेस and liverworts. Mosses and liverworts, they are found going on the moist shaded area. So it is the habitat. Next question लिखेंगे, what is the habitat of Bryophyte? Bryophyte कहाँ पाए जाते हैं? तो moist माने भीगे हुए जगहों पे, shaded मतलब जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना पड़ता हो, moist shaded area. moist माने भीगा हुआ, shaded मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे शेड पड़ता हो. लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ के रखो कि ये जो प्लांट हैं ये अब धीरे धीरे पानी से ज़मीन की ओर मूव कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. अंडरस्टूड? मतलब ये वाटर से लैंड की तरफ आ रहे हैं. वाटर में ये जाते हैं ओनली फॉर देयर रिप्रोडक्शन, बट लैंड पर ये ग्रो होते हैं फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर ऑल हैबिटेट. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है बेटा, ज़रा इसको देखेंगे ध्यान से. ये है मॉसेस. यहाँ पे देखो क्लियरली दो फिगर दिया हुआ है. एक है लिवरवॉट, लिवरवॉट का एग्जांपल दिया हुआ है मैरिचेंटिया, फीमेल थैलस, मेल थैलस. एंड मॉसेस में फुनेरिया, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड स्फैंगनम गैमेटोफाइट. ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा फिगर को स्टडी कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी और नीट के एग्ज़ाम के लिए फिगर भी बड़ा मायने रखता है. तो इस प्लांट का नाम क्या है पहले इसको बताइए. ये है लिवरवॉट, दोनों ही. ये फीमेल लिवरवॉट है, ये मेल. अब कैसे पता चलता है ये फीमेल है ये मेल है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी इज बिलोंग टू ए फीमेल बॉडी? नाउ सी, ऑल थिंग्स आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम. सी, राइजॉइड इसमें भी है, राइजॉइड इसमें भी है, गेमा कप इसमें भी है, गेमा कप इसमें भी है. ये है आर्किगोनियोफोर और ये है एंथ्रिडियोफोर. फोर मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, फोर मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और आर्किगोनिया मतलब होता है आर्किगोनिया, और आर्किगोनियम मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. आर्किगोनियम
और एंथ्रेडियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और 4 मतलब होता है स्टेम। तो वो स्टेम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है, और यहाँ पे वो स्टेम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आर्किगोनियो 4 माने स्टेम लाइक स्टेम। अब ये हो गया आर्किगोनियम, ये हो गया एंथ्रेडियम, और ये हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका भाई, किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? लीवर वॉट का, है ना? किसका? लीवर वॉट का, याद रहेगा ना? तो ये अच्छा, ये राइजोइड क्या है? आपको देख रहे हैं रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ये रूट, एक्चुअली ये रूट नहीं है बेटा। अभी तक ब्रायोफाइटा में आप न तो स्टेम आइडेंटिफाई कर पाओगे, न रूट आइडेंटिफाई कर पाओगे, न फ्लावर, न फ्रूट, इसमें कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता। दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। थैलस लाइक बॉडी मतलब होता है फटे हुए कपड़े के रैग जैसा, फटे हुए कपड़े या कागज के टुकड़े जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। सो दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गन दैट यू मोस्टली फाउंड इन द प्लांट्स। मतलब प्लांट में जिस तरह के ऑर्गन जैसे लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स दिखता है, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो ये तो था लीवर वॉट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉसेस के। यहाँ पे मॉसेस के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो फुनेरिया का है। जरा देखो फुनेरिया का, ये बॉडी देखो, ये है फुनेरिया। देखो इसके पास भी राइजोइड है, ये रूट के जैसा ही काम करता है, बट रूट नहीं है। इट इज़ नॉट अ ट्रू रूट, बट it acts like a true root. It try to absorb the water and mineral and all for the plant. It is a leaf-like structure, but actually they are not the actual leaves. Remember, although they have chlorophylls, and with the help of this chlorophyll, they do the photosynthesis. Understood? This is a stem-like organ. Sorry, this is the main axis. This is the stem-like organ, and this is capsule. सारी चीज़ें कैप्सूल में दिया हुआ। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में बताते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा। यहाँ पे देखो बॉडी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नीचे वाले बॉडी को बोला गया गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक बॉडी मतलब ये बॉडी का ये हिस्सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी कि ये हिस्सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। एंड स्पोरोफाइटिक बॉडी ये स्पोर बनाने में मदद करता है। ये 2n होता है और ये n होता है। मतलब गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होते हैं वो n होते हैं, 2 n मिल करके एक 2n बनता है, और ये 2n अगेन मियोसिस सेल डिवीजन करके फिर n बनता है। इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं इसके प्रोसेस को समझाऊंगा, डोंट वरी। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? ये है मॉसेस। सिमिलरली मॉसेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फुनेरिया। ये क्या है? फुनेरिया। यहाँ पे आपने गैमेटोफाइटिक बॉडी भी देखा और स्पोरोफाइटिक बॉडी भी देखा, और कैप्सूल से निकलते हैं बहुत सारे स्पोर्स। सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ फिगर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है सैंगनम। इसमें भी आप देख रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है, आर्किगोनियल ब्रांच, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है, एंथ्रेडियल ब्रांच, और ये छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो बेटा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को अच्छे से स्टडी करेंगे, ये आपके स्टडीज़ को और अच्छा कर देगा, एक्सप्लेनेबल कर देगा, ताकि आप आसानी से समझ सको। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, नोट डाउन द क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, गिव रीजन। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। उसका रीज़न दीजिए, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, देखो बेटा। बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन द सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़मीन पे ये रहेंगे फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट पानी इनकी मजबूरी है, ये पानी में जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? फॉर डूइंग देयर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको पानी में जाना पड़ता है, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जानते हो कि 2 गैमेट्स आपस में मिलते हैं, और वो दोनों गैमेट को मूव होने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, फ्यूज़न होने के लिए उनको एक मीडियम की ज़रूरत है।
मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम कौन होगा? हाँ, वो मीडियम पानी होगा। वेरी गुड। तो बिना पानी के इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? इफ यू सी देयर इज अ लैंड, बेयर लैंड। बेयर लैंड मीन्स ऐसा जगह जहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्लांट नहीं हो, एकदम बंजर बालू वाला जगह, या फिर बोल सकते हो एक पहाड़ी इलाका जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक प्लांट का एक कतरा भी नहीं है। उस जगह पे 500 साल, 1000 साल, 1 लाख साल के बीच में बहुत सारे नए प्लांट उग के चले आते हैं। तो बात आती है कि वो प्लांट कैसे आया, वो कैसे ग्रो हुआ। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं, वहाँ पे नए प्लांट कैसे आए? तो इसको कहा जाता है सक्सेशन। ये जो प्रोसेस जिसमें एक बेयर लैंड में, एक खाली ज़मीन में नए ऑर्गेनिजम्स आकर के सर्वाइव करने लगते हैं और किसी भी प्रकार से आते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं सक्सेशन। वी विल स्टडी दिस टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन इन आवर क्लास 12 सेक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो सबसे पहले उस ज़मीन पर, उस बेयर लैंड पे आता है एल्गीज। सॉरी, एल्गीज नहीं, सबसे पहले आता है लीचेंस। लीचेंस एक तरह का एसिड सिक्रीट करता है और उस एसिड के माध्यम से उस ज़मीन को वो सॉफ्ट बना देता है और मिट्टी बना देता है। पहला ऊपर का जो लेयर, एकदम पतला सा लेयर जो पूरा बंजर था सॉरी, उसको वो उस अपने एसिड के माध्यम से उसको एकदम थीन फिल्म ऑफ सॉइल में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद उस लेयर में लीचेंस के बाद आते हैं एल्गीज, और फिर एल्गीज के बाद आता है ब्रायोफाइटा, और फिर ब्रायोफाइटा के बाद कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। तो जैसे जैसे वो मिट्टी का लेयर बनता चला जाएगा, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आने लगेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पहुंचने लगेगा उस जगह पे, तो वो जो एरिया है जो कि बंजर था, पत्थर था, वहाँ पर भी नए ऑर्गेनिजम्स आने लगेंगे, सर्वाइव करने लगेंगे, और बाद में वो एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बन जाएगा। तो इसको कहते हैं सक्सेशन। तो इस सक्सेशन में ब्रायोफाइटा भी बहुत अहम रोल निभाता है। ब्रायोफाइटा ऑल्सो प्ले अ वेरी ग्रेट रोल in the successions on the bare land, or you can say rocks. Hope you understand. The plant body of the bryophytes sorry, the plant body of bryophytes is more differentiated than algae. मतलब एल्गी के मुकाबले ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो क्लियरली दिखता है, मतलब साफ़ सुथरा दिखता है। उसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको एल्गी में नहीं दिख रहा था। लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि एल्गी में नहीं दिख रहा था। स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि एल्गी, तो दिखाई दे रहा है, बट ये एक्चुअल नहीं है, बट ये डेवलप्ड हैं। ये एल्गी के मुकाबले डेवलप्ड हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स से और कौन डेवलप्ड होगा? इसके बाद वाला टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से और कौन डेवलप्ड होगा? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स से और कौन डेवलप होगा? एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में दो कैटेगरी है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, वो और डेवलप। तो लिखा हुआ है देखो, दे मे पोजेस रूट लाइक नॉट एग्जैक्टली रूट, लीफ लाइक नॉट एग्जैक्टली लीफ, एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीट दे कंटेन द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। और ये हो गया गैमेटोफाइटिक बॉडी, है ना, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए गैमेट चूंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम बियर करते हैं। गैमेटोफाइटिक बॉडी आर हैप्लॉयड because they produce the gamete, and you know gamete always contain the half the number of chromosome. समझ में आया? तो आपने ये जो फिगर यहाँ देखा था, इसमें आपने क्या देखा था? ये है गैमेटोफाइटिक बॉडी, और गैमेटोफाइटिक बॉडी से क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। तो गैमेटोफाइटिक बॉडी जरूर एन होगा, तभी ना गैमेट एन बनेंगे, मतलब हाफ द गैमेटोफाइटिक बॉडी होगा हैप्लॉयड, तो इससे हैप्लॉयड क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा, राइट। और ये गैमेट्स आपस में मिल करके, दो गैमेट्स आपस में मिल करके 2n बनाएंगे, और ये 2n क्या हो गया? स्पोरोफाइट।
समझ में आया ना। और ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स। लेकिन स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, क्योंकि स्पोर्स भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बियर करता है। समझ में आया ना, सॉरी। तो इसको कौन सा डिवीजन करना पड़ता है, सेल डिवीजन कौन सा करना पड़ता है, मियोसिस सेल डिवीजन। बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन द गैमेटोफाइटिक बॉडी प्रोड्यूस स्पोरोफाइटिक बॉडी, सॉरी बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस द स्पोरोफाइटिक बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स। अब इस सब डिस्कस करेंगे बेटा, एक एक टॉपिक्स को बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे। नाउ सी ओवर हियर, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द मेन बॉडी, प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विच पार्ट ऑफ द बॉडी, नोट करेंगे क्वेश्चन, What is the main plant body, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन इसका नोट करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी। पहले ये नोट करो, इसी से सारे आंसर्स बन जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी इन ब्रायोफाइट्स, व्हाट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। सो ब्रायोफाइट हैज a gametophytic body which is haploid, and this haploid contain two different organ, that is male organ and female organ, for producing male gamete and female gamete। देखो लिखा हुआ है, the sex organ in the bryophyte are multicellular, the male sex organ is called antheridium। so लिखेंगे what is called antheridium and archegonium, what is called antheridium, what are called antheridium and archegonium। antheridium किसको बोलते हैं ना, archegonium किसको बोलते हैं। Antheridium are the male sex organ which produce antherozoids। antherozoids क्या है, सिमिलर टू स्पर्म। समझ में आया, स्पर्म के जैसा ही एक ऑर्गन है, सॉरी एक स्ट्रक्चर है। सो एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट मतलब क्या होता है, दो फ्लैजिला वाला मेल गैमेट बनाते हैं। उस मेल गैमेट का नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, इट इज फ्लास्क शेप। कैसा होता है, फ्लास्क के जैसा, ऐसा, यस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये सेल फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर में एग सेल होता है ना, देखो लिखा हुआ है। ये हो गया आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, आपके बुक में नहीं दिया हुआ क्लियरली। सो आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, अंदर में एक सिंगल एग होता है। तो एक क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, और आर्किगोनियम क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। आर्किगोनियम के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। अंडरस्टूड। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। एंथ्रोजॉइड मानी स्पर्म पानी में छोड़ दिया जाता है। मैंने पहले कहा कि पानी उनकी ज़रूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो बहुत सारे एंथ्रोजॉइड पानी से तैर करके आर्किगोनियम के पास जाते हैं उनको फर्टिलाइज करने के लिए। अब उसमें से जो भी घुस जाएगा वो उसको फर्टिलाइज कर लेगा, बाहुबली, ठीक है। एज एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। क्या बना लिया, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट यानी कि 2n हो गया, n मिल करके 2n हो गए। ये जाइगोट 2n हो करके मियोसिस डिवीजन नहीं करेगा, ये सिंपल एक ऑर्गन बना देगा, एक प्लांट बॉडी बना देगा, एक प्लांट स्ट्रक्चर बना देगा। इस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक बॉडी। क्या बोलेंगे, देखो लिखा हुआ है क्लियरली बेटा, एक एक लाइन को समझो। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, वो बॉडी के साथ ही अटैच होता है। स्पोरोफाइट अलग नहीं रहेगा, वो गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक बॉडी। समझ में आया। और वहीं से उसको नरिशमेंट भी मिलता है। कैसे, स्पोरोफाइटिक में आपने देखा था ना पुनेरिया वाले केस में, गैमेटोफाइटिक बॉडी में स्पोरोफाइटिक बॉडी चिपका हुआ है और वहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है।
सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइटिक अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब स्पोरोफाइट क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्पोरोफाइटिक बॉडी डज द मियोसिस सेल डिवीजन and the 2n number of chromosome divide into 4 daughter cell and each daughter cell contain n number of chromosome। जो डिप्लॉयड बॉडी था स्पोरोफाइटिक बॉडी का, वो डिवाइड होकर के गैमेटोफाइटिक बहुत सारे स्पोर बनाया, और वो स्पोर क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम बियर कर रहा है, यानी स्पोर जो है वो हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है। स्पोर क्या है, हैप्लॉयड है। समझ में आया? चलो पढ़ोगे एक एक लाइन अच्छे से मेरे पढ़ाने के बाद भी। द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर यहाँ से निकलेगा स्पोरोफाइटिक बॉडी से। देखो वहाँ पे आपने देखा था फुनेरिया वाले केस में कैप्सूल था ना, कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर है, कैप्सूल टूट जाएगा, बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, और ये जहाँ पर भी उड़ के जाएंगे, जहाँ पर भी बैठेंगे, वहाँ पर एक नया ब्रायोफाइटा, फुनेरिया, यू कैन से मॉसेस क्रिएट करेंगे, और ये मॉसेस अगेन एक नया जनरेशन क्रिएट करेगा। समझ में आया ना? सो स्पोर डेवलप इनटू गैमेटोफाइटिक बॉडी। इनका लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड। बेटा एक छोटे से चीज़ को कितने डिटेल में समझा रहा हूँ, मजाक मत बनाना। हर एक चीज़ को अच्छे से समझो, लर्न करो, याद करो। नीट के लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द गैमेटोफाइटिक बॉडी इन फुनेरिया या इन मॉसेस या इन सरगेसम। प्लांट का नाम दे दिया, उसको देख करके बोला कि बताओ कि गैमेटोफाइटिक बॉडी का नेचर क्या है, हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों हैं। स्पोरोफाइटिक बॉडी का क्या काम है, आर्किगोनियम का काम क्या है, एंथ्रीडियम का काम क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही मैं बार बार आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। सो यू हैव नोटेड डाउन, सो नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक बॉडी एंड इट्स फंक्शन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक बॉडी एंड इट्स फंक्शन। Next, what kind of cell division take place inside the sporophytic body? What kind of cell division take place inside the sporophytic body? ठीक है? Next, what is the main difference between gametophytic and sporophytic body of bryophytes? What are the main difference between gametophyte and sporophyte body of plant kingdom? Sorry, not plant kingdom, bryophytes. Note it down. What are the main difference between gametophyte and sporophyte of bryophyta? Hope you written over there. Now we are going to study about the different economical importance of the bryophytes. Okay. So bryophyte in general are the little economic importance. बहुत ज़्यादा important नहीं, लेकिन फिर भी ये प्लांट किंगडम है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन, फिक्सिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर बाय मेंटेन द। सो रीड ओवर हियर। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द herbaceous mammal. Herbaceous mammal means those mammals which eat the herbs. Herbs means grasses and all. So these mosses are used as food by many mammals. Understood? Birds and animals. Species sphagnum, a moss, provide peat that has a long been used as a fuel. Peat जानते हो ना? Peat is a kind of coal, and which is used as a fuel in the industry as well as in हाउस फ्यूल आल्सो। सो स्फैगनम जो है वो पीट की तरह यूटिलाइज होता है, और पीट इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कोयला है जो कि फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है बहुत दिनों से। ठीक है ना? नेक्स्ट, एंड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिप ऑफ लिविंग मटेरियल।
बिटवीन बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, है ना। इसको शिपिंग के तौर पे, मान लो कोई चीज़ को लेके जाना है, जैसे मछलियों को लेके जाना है, या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके जाना है, वेजिटेबल्स जिसमें पानी की ज़रूरत है, जो सड़ना नहीं चाहिए, उस कंडीशंस में ये पानी एब्जॉर्ब करके रखता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसको पैकिंग के तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है। प्रोडक्ट को अंदर रख देते हैं, चारों तरफ से जो है इसको डाल देते हैं, ताकि मॉइस्चर जो है वो हटेगा नहीं, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा। मॉसेज अलॉन्ग विद लीचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन द रॉक्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना सक्सेशन वाले में, कि जब कोई खाली ज़मीन होता है तो वहाँ पर जो है सबसे पहले कौन पहुँचता है, लीचेंस, और उसके बाद कौन आता है, मॉसेज। तो वो ज़मीन को क्या करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट करने लगते हैं, ताकि वहाँ पर और भी ऑर्गेनिज्म आ जाएं, है ना। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबटेक्टम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। लिखा वहाँ पे हायर प्लांट डेवलप हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं, पत्थर को छोटे छोटे का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंस मॉसेस फ्रॉम द डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब ये क्या होता है, मॉसेस जो है मान लो ज़मीन पे बिछे हुए हैं, तो मिट्टी को कटने नहीं देते, यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, है ना। एंड द ब्रायोफाइट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ब्रायोफाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, स्फैग्नम का। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्फैग्नम, और ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट द कमर्शियल यूज ऑफ स्फैग्नम। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ द ब्रायोफाइट्स और मॉसेस, हाउ द ब्रायोफाइट्स और मॉसेस हेल्प्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाउ द ब्रायोफाइट्स एंड मॉसेस हेल्प्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है ना। बस हो गया, अब काफ़ी है, आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करो। आज के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दोनों टाइप्स को एक साथ पढ़ेंगे, यानी लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे। होप फॉर योर बेटर लर्निंग। नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।